हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज हमारा लास्ट क्लास होगी बायोलॉजी, जो हम डोसेंट नोट्स कर रहे हैं। तो उसकी लास्ट क्लास आज होगी। आज बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो 1628 में विलियम हार्वे किसके द्वारा की गई थी? तो वो 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और रक्त परिसंचरण मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं इसके। कितने? तो 4 भाग होते हैं: हृदय, धमनी, सिरा और रक्त। हृदय, तो हृदय यह मनुष्य के शरीर का वह अंग है जो रक्त को पंप करता है। क्या करता है? रक्त को पंप करता है। और यह हृदय पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? हृदय जो है हृदय पेशियों का बना होता है और शरीर का वह अंग है जो रक्त को पंप करता है शरीर में। इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? तो 300 ग्राम। हृदय पेरिकार्डियम, तो हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। हृदय जो है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। कोष्टक, मनुष्य में कितने? तो 4 कोष्टक होते हैं। ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय। हृदय की धड़कन, तो हृदय की धड़कन सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना? 72। और अगर भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो 150 बार धड़कता है। रक्तदाब, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, यानी कि बीपी? तो 120/80 mmHg होता है, यानी कि 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। रक्तदाब मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। धमनी और सिरा, तो धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है और सिरा में क्या, यानी कि इनका देख लेते हैं। तो धमनी हृदय से शरीर के अंगों तक रक्त ले जाने का जो कार्य करती है वो धमनी करती है, और अंगों से हृदय की ओर रक्त को लाने का कार्य सिरा करती है। शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त, जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। धमनी, तो धमनी पल्मोनरी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है और ये एक अपवाद है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है और यह इसका अपवाद है। और सिरा, पल्मोनरी सिरा, ये शुद्ध रक्त ले जाती है और यह भी एक अपवाद है, क्योंकि सभी सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त होता है। रक्त, तो रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और शरीर के कुल भार का लगभग कितना? तो 7%। शरीर के भार का 7% रक्त होता है शरीर में। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 है, जो कि यह हल्का क्षारीय है, क्योंकि 7 जो होता है अगर 7 से ऊपर जाए तो क्षारीय होगा, और 7 से नीचे, यानी कि अगर नीचे हो 7 से कम हो, 6 हो, 5 हो, 6.5 हो, तो वो अम्लीय होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में औसत कितना? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना? तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%, और इन दोनों से मिलकर रक्त बनता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा यह रक्त का निर्जीव तरल भाग होता है। निर्जीव तरल भाग होता है प्लाज्मा जो है रक्त का। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। 90% जल होता है प्लाज्मा में, और 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। इसका कार्य पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना है। इसका कार्य क्या है? तो पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष भाग को क्या कहा जाता है? सीरम। इसे सीरम कहते हैं। रुधिराणु क्या है? तो रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु। तो आरबीसी क्या है? यानी कि लाल रक्त कण। इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इनका जो जीवन काल है आरबीसी का वो 20 से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है?
हीमेटिन, हीमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा यौगिक पाया जाता है? हीमेटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है और ऊंचाई पर जाने पर ये 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का होता है। सिर्फ 2 से 5 दिन डब्ल्यूबीसी का काल होता है, जीवन काल। शरीर को रोगों के संक्रमण से क्या बचाता है? तो शरीर को जो रोगों के संक्रमण से बचाने में डब्ल्यूबीसी सहायता करता है। डब्ल्यूबीसी संक्रमण से शरीर में रक्षा करता है। और डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग जो है वो 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका? न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। रक्त बिंबाणु, तो रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। जब डेंगू ज्वर के कारण शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर उस वक्त चोट लग जाए तो खून का थक्का नहीं बनेगा और लगातार ब्लड निकलता रहेगा। रक्त समूह, तो रक्त समूह की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। कब की थी? 1900 में की थी। और रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एक एंटीजन है। एंटीजन, रक्त में पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वो एक एंटीजन है। और एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। सर्वदाता, तो किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता माना जाता है? ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता माना जाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ का व्यक्ति किसी को भी ब्लड दिया जा सकता है इसके द्वारा। इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता, और इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सर्वग्राही, तो सर्वग्राही क्या होता है? रक्त समूह ए बी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसमें क्या? तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आरएच फैक्टर क्या है? तो आरएच तत्व या आरएच फैक्टर, तो इसकी जो खोज है 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी? तो आरएच फैक्टर की खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। रीसस नामक, किसमें? रीसस नामक बंदर में जिन व्यक्तियों में यह पाया जाता है उन्हें RH प्लस कहा जाता है और जिनमें यह नहीं पाया जाता है उन्हें RH माइनस कहते हैं। अगला टॉपिक है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, तो मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक चलती है। कहाँ से? मुख से प्रारंभ होती है। और आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी? 32 फीट, यानी कि 10 से 15 मीटर होती है। आहार नाल की जो कुल लंबाई है वो 32 फीट होती है, यानी कि 10 से 12 मीटर होती है। और मनुष्य में पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। पाचन के मुख्य 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को मुख में लेना। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुख में लेना। पाचन, जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना। जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। अवशोषण, पचे हुए भोजन का रक्त में मिलाना, रक्त में मिलना यह कहलाता है अवशोषण। स्वांगीकरण, तो स्वांगीकरण अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना। मल त्याग, यानी कि अपोचित भोजन को बाहर निकालना। ये है 5 पाचन के मुख्य चरण। अमाशय, अमाशय, अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में जो भोजन है वो 4 घंटे रहता है। और भोजन के यहाँ पहुँचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस? जठर रस निकलता है और यह हल्का पीला और अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर इसका पीएच मान देखा जाए तो पीएच मान इसका 7 से कम होगा। जठर रस, तो जठर रस के घटक और कार्य क्या क्या हैं? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है जठर रस, और एंजाइमों को सक्रिय करता है। जठर रस भोजन को अम्लीय बनाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है और एंजाइमों को सक्रिय करता है। पेप्सिन क्या कार्य करता है? तो पेप्सिन यह प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में बदल देता है। ये प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में बदल देता है, यानी कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? तो रेनिन ये दूध की प्रोटीन यानी कि कैसीन को दही में बदलता है। रेनिन दूध की जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसे दही में बदलता है। यकृत, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथि भी है ये। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, और इसका जो वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है यकृत का वजन। यकृत के प्रमुख कार्य, यकृत कोशिकाएं
पित्त का स्राव करती हैं। पित्त का स्राव यकृत कोशिकाएं करती हैं। यह विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। विषैले अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में। कौन बदलता है? तो यकृत। और यह हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन है वो किससे होता है? तो यकृत से होता है, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन क्या कार्य करता है? शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। रक्त का धक्के बनने में सहायक है फाइब्रिनोजिन प्रोटीन भी यहीं बनता है, यानी कि फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो है वो भी यकृत में बनता है और ये रक्त का धक्का बनने में सहायक होता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की जांच में यकृत की मुख्य सुराग होता है। यकृत से ही इस बात की जानकारी लगाई जाती है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 का संचय करता है। यकृत जो है किस किस का? तो विटामिन ए, डी और B12 का संचय करता है। अगला है अमाशय। अमाशय क्या कहते हैं? तो अमाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है। लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो अग्नाशय के एक भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। अग्नाशय के एक भाग को। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका और गामा कोशिका। तो बीटा कोशिका यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जबकि अल्फा कोशिका यहाँ से ग्लूकागोन निकलता है और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया होता है इसकी अधिकता से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह और अधिकता से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। छोटी आंत और बड़ी आंत के क्या कार्य हैं? तो छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत, भोजन का पाचन यहाँ पूर्ण होता है। छोटी आंत में जो है भोजन का जो पाचन है वो पूर्ण होता है। आंतों की दीवारों से आंतरस निकलता है जो क्षारीय होता है। आंतरस निकलता है जो क्षारीय होता है और आंतरस क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी कि इसका pH मान 7 से अधिक होता है। कुछ एंजाइम है और प्रतिक्रिया एंजाइम। इरेप्सिन, तो इरेप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है इरेप्सिन एंजाइम। माल्टेज क्या करता है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना माल्टेज का कार्य है। लैक्टेज, तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रोज, तो सुक्रोज करता है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलना। लाइपेज, तो लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। इसमें लाइपेज जो है वो वसा को ग्लिसरीन में बदलता है। बात ये बड़ी आंत। बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। इसका जो मुख्य कार्य है वो पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण करना है। बड़ी आंत में पाचन क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन से जल का अवशोषण करना है। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स ये बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी एक नली जैसी रचना है और यह मनुष्य में एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है और यह बड़ी आंत के सीकम भाग से जुड़ी एक नली जैसी रचना होती है। अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क की सामान्य जानकारी क्या है? तो मानव मस्तिष्क क्या है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। वजन कितना है? 1350 से 1400 ग्राम। यह हड्डियों के मजबूत डिब्बे यानी कि क्रेनियम में बंद होता है और जो इसे बाहरी चोटों से बचाता है मानव मस्तिष्क को। क्रेनियम हड्डियों का एक मजबूत डिब्बा होता है। झिल्ली, तो इसके ऊपर की झिल्ली को क्या? मेनिनजेस कहते हैं, जिसमें सूजन आने पर मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है, जो मस्तिष्क की एक बीमारी है। मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है। अग्र मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अग्र मस्तिष्क इसमें इसके भाग होते हैं प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क यह मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। स्मरण शक्ति इसी में होती है, यानी कि पुरानी यादें यहीं जमा होते हैं। इसमें प्रमस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति है वो यहीं से आती है, प्रमस्तिष्क से। नियंत्रण, यह ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, प्रमस्तिष्क वाला भागी। थैलेमस, दूसरा भाग है थैलेमस। तो थैलेमस इसका मुख्य कार्य शरीर के बाहर की जानकारी देना है, यानी कि अगर हमें ये गर्म लग रहा है, कोई चीज़ ठंडी लग रही है, किसी चीज़ को गर्म ठंडा महसूस करना, एहसास करना और बाहरी कोई दर्द को पहचानना, तो ये कार्य
थैलेमस करता है, मस्तिष्क का थैलेमस भाग। और हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ये शरीर का सुपर कंट्रोलर है। हाइपोथैलेमस क्या है? तो सुपर कंट्रोलर है। आंतरिक नियंत्रण, भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। आंतरिक नियंत्रण क्या करता है? तो भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है। भावनाएं, प्यार नफरत गुस्सा और खुशी का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ग्रंथियां, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि सुपर कंट्रोलर हाइपोथैलेमस को ही माना जाता है। यानी कि भूख प्यास और शरीर के तापमान को कंट्रोल करना, प्यार नफरत गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ये हाइपोथैलेमस ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस में होता है। मध्य मस्तिष्क, तो मध्य मस्तिष्क ये छोटा भाग है जो देखने और सुनने में मदद करता है। मध्य मस्तिष्क जो है वो छोटा भाग है जो देखने और सुनने में मदद करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ये हमें देखने और सुनने की क्षमता देता है। सेरिब्रल पेडंकल, पेडंकल, और यह मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को मेरुरज्जु से जोड़ता है सेरिब्रल। पक्ष मस्तिष्क, तो पक्ष मस्तिष्क के भाग हैं दो, सेरिब्रल सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लेगेंटा, ओब्लागेंटा। सेरिबेलम तो ये छोटा दिमाग कहलाता है। सेरिबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है। यह चलने या दौड़ते समय शरीर का जो संतुलन होता है तो संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। शरीर का संतुलन कौन बनाता है? जो हमारे चलने दौड़ने के समय होता है तो वो सेरिबेलम बनाता है। एल्कोहल प्रभाव, तो शराब पीने पर सबसे पहले यही प्रभावित होता है जिससे इंसान लड़खड़ाने लगता है, सेरिबेलम। मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा यह सबसे पीछे का हिस्सा होता है। मेडुला ओब्लांगेटा ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है जो जान बचाने वाली क्रियाएं करता है। कौन सी? जान बचाने वाली, जैसे कि सांस। श्वसन गति को नियंत्रित क्या करता है? मेडुला ओब्लांगेटा करता है। और धड़कन यानी कि हृदय की गति को कंट्रोल मेडुला करता है। और भोजन पचाने और ब्लड प्रेशर को संभालने का कार्य भी मेडुला करता है। मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु यह है द्वितीय मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। मेरुरज्जु, तो मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य कार्य है तो वह प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करना, जैसे कि कांटा चुभने पर हाथ का तुरंत पीछे हटना या पलके झपकना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हो। इनको जो कंट्रोल करता है वो मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु को द्वितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन की खोज सबसे पहले मार्शल हॉल किसने की थी? तो मार्शल हॉल ने की थी। ईसीजी, ये कुछ परीक्षण है। तो ईसीजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। ईसीजी जो है, सॉरी ईसीजी नहीं, ईसीजी तो फेफड़ों से संबंधित होता है। ईईजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। सॉरी ईसीजी होता है हार्ट से संबंधित पता लगाने के लिए। ईईजी मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने वाला टेस्ट है। कपालीय तंत्रिकाएं, तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाएं तो 31 जोड़ी होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की खोज लैग्नी ने की थी। किसने की थी? तो लैग्नी ने की थी। अगला टॉपिक है स्वायत्त तंत्रिका। स्वायत्त तंत्रिका, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की थी? तो लैग्नी ने की थी, जो कि 1921 में की थी। और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। किसे? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और इसके जो है दो मुख्य भाग होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका के दो मुख्य भाग होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। परानुकंपी या पराजुकंपी। तो अनुकंपी तंत्रिका, तो अनुकंपी तंत्रिका यह इमरजेंसी के समय काम करता है, यानी कि त्वचा जैसे रोंगटे खड़े कर देता है, आँख की पुतली को फैला देता है, ग्रंथियाँ यानी कि लार के स्राव को कम कर देता है, मुंह का सूखना, हृदय की धड़कन को तेज कर देता है, श्वसन सांस लेने की दर को बढ़ा देता है, रक्त दाब को बढ़ा देता है, पाचन की क्रिया को धीमा कर देता है। ये कार्य क्या है? अनुकंपी तंत्रिका के कार्य हैं। परानुकंपी तंत्रिका, तो इसका कार्य अनुकंपी के ठीक विपरीत होता है, यानी कि पुतली को सिकोड़ना। तो पुतली का सिकोड़ना किसका कार्य है? परानुकंपी। लार के स्राव और अन्य पाचक स्रोतों में वृद्धि करना, हृदय को सामान्य से कम करना और ब्लड प्रेशर रक्तदाब को घटाकर सामान्य करना, मूत्र की पेशियों में सिकुड़न करना, ये शरीर को आराम देने और ऊर्जा संचय करने का काम करता है। क्या करता है? शरीर को आराम देने और ऊर्जा संचय करने का कार्य करता है।
यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक को याद कर लो और दूसरा अपने आप हो जाएगा। अनुकंपी और उसमें क्या क्या अंतर है? तो पसीना आना, डर लगना, गुस्सा आना, पुतली फैलना, धड़कन बढ़ना, ये सब अनुकंपी है। और इसके विपरीत सुख चैन की स्थिति, धड़कन सामान्य होना, भोजन पचना, पुतली सिकुड़ना, ये सब परानुकंपी के हैं। परानुकंपी तंत्र केवल उन अंगों को तंत्रिकाएं भेजता है जहां अनुकंपी तंत्रिकाएं पहले से मौजूद होती हैं, यानी कि वे दोनों हमेशा जोड़े में काम करते हैं ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। टॉपिक है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान, कंकाल तंत्र के कार्य क्या हैं? तो जीव विज्ञान में कंकाल तंत्र के कार्य। तो कंकाल तंत्र हमारे शरीर का आधार है और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। कंकाल तंत्र निश्चित ढांचा होता है, शरीर को एक सुंदर आकार और मजबूती देता है, अंगों की रक्षा है, नाजुक अंगों जैसे मस्तिष्क और हृदय को कवच की तरह बचाता है। रक्त का निर्माण, तो हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। और इनका विनाश तो पीलिया में होता है। खनिज संचय, कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करता है। खनिज संचय यानी कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां अपना जो स्राव है वो सीधे रक्त में छोड़ती हैं और इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि, तो अबटू ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि और अग्नाशय, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि और अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि कपाल की सेला टर्सिका नामक हड्डी के गड्ढे में, इसका जो स्थान है कहाँ होती है? तो ये कपाल की सेला टर्सिका नामक हड्डी के गड्ढे में होती है और लगभग 0.6 ग्राम मटर के दाने जैसी इसकी संरचना होती है। इसका भार इतना होता है। पीयूष ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि में कुछ हार्मोन का स्राव करती है। कुछ हार्मोन है STH, सोमेस्टोट्रोपिन हार्मोन, ये शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अधिकता से भीमकायत्व, शरीर बहुत लंबा हो जाना, और कमी से क्या? बौनापन रह जाना, ये STH हार्मोन की कमी से होता है। TST हार्मोन, तो TST हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है? TSH हार्मोन, तो ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन यह एडिलीन कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या करता है? एड्रिनल कार्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। GTH हार्मोन, तो GTH हार्मोन ये जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। GTH हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये लव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। ये प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकोड़ता है और दूध के समय में मदद करता है, दूध के साथ में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अबटू ग्रंथि, अगला है अबटू ग्रंथि, तो ये मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। कहाँ पे होती है? मनुष्य के गले में होती है, श्वास नली के दोनों तरफ। ये H आकार की होती है। कैसे आकार की? H आकार की होती है। थायरोक्सिन के कार्य, तो थायरोक्सिन यह कोशिकीय श्वसन की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। यह कोशिकीय शरीर की गति को बढ़ाता है और यह हड्डियों, बालों और दांतों के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। यह हड्डियों, बालों और दांतों के विकास में सहायक होता है। आयोडीन, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है, यानी कि थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है और इसकी कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग, घेंगा रोग हो जाता है, जैसे गला फूल जाना। समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन प्रचुर किसमें पाया जाता है? समुद्री खरपतवार। थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन के रोग क्या क्या हैं? तो अल्पश्रवण, थायरोक्सिन के अल्पश्रवण से यानी कि कमी से होने वाले रोग। तो जड़ मानवता, ये बच्चों में होता है, इससे शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है, यानी कि बौनापन हो जाता है। मिक्सीडिमा, तो यह वयस्कों में होता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर फूल जाता है। सामान्य घेंगा, भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, थायराइड ग्रंथि का क्या हो जाना? आकार बढ़ जाना। हाशीमोटो रोग, तो हाशीमोटो रोग इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, थायराइड की, क्योंकि शरीर की एंटीबॉडीज खुद थायराइड को नष्ट करती हैं। अतिश्रवण, तो इसके अतिश्रवण से क्या होता है? यानी कि इसकी अधिकता से अगर अधिक हो जाए तो इसकी अधिकता से होने वाले रोग। एक्सोपिथेलीमिया,
नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं और डरावना चेहरा दिखता है। और प्लूमर का रोग, तो प्लूमर का रोग है थायराइड में गांठें बन जाती हैं, थायराइड में यानी कि जब गले में फूल जाते हैं तो उसमें गांठें बन जाना। अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि अगला है, यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पे होती है अधिवक्र ग्रंथि? किडनी के ऊपर, इसलिए इसे सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं। कार्टेक्स, तो इसमें अधिवक्र ग्रंथि जो है वो कार्टेक्स में, कार्टेक्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। किसे? तो फैट के मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और जल संतुलन बनाए रखता है। क्या? जो और जल संतुलन बनाए रखता है। सेक्स कार्टिकॉइड्स बाहरी जनन लक्षणों का विकास, बाहरी जनन लक्षणों का विकास। मेडुला, तो यहाँ से एपिनेफ्रिन निकलता है। क्या निकलता है? एपिनेफ्रिन निकलता है, जिसे 3F हार्मोन, 3F हार्मोन कहते हैं। फाइट, फ्लाइट और फियर, यह संकट के समय हृदय गति, श्वसन दर और रक्तचाप को बढ़ा देता है। क्या? एपिनेफ्रिन। जनन ग्रंथियां और प्रजनन ग्रंथियां, तो जनन ग्रंथियां और प्रजनन ग्रंथियां, तो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये नर जनन हार्मोन होता है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। अगला टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, तो श्वसन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं, उसे श्वसन कहते हैं। यह एक अपचयी प्रक्रिया है। क्या है? अपचयी प्रक्रिया है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। श्वसन में किस किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? तो एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। श्वसन के प्रकार, तो श्वसन के प्रकार, अनोक्सी श्वसन, श्वसन के प्रकार, अनोक्सी श्वसन, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसे किण्वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? किण्वन भी कहते हैं। अंत में लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल क्या करता है? बनता है। अंत में लैक्टिक एसिड या इथाइल अल्कोहल बनता है। केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है अनोक्सी श्वसन से। ऑक्सी श्वसन, तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन किसमें होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इसमें ग्लूकोज पूरी तरह क्या होता है? टूट जाता है। अंत में CO2 और जल बनता है, CO2 और जल बनता है और कुल 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है ऑक्सी श्वसन से। श्वसन के चरण, यानी कि बाह्य श्वसन, तो बाह्य श्वसन गैसों का शरीर के अंदर आना और बाहर जाना, तो निश्वसन और उच्छ्वसन। निश्वसन हवा अंदर लेना, O2 21% इसमें ली जाती है, CO2 0.03%। उच्छ्वसन यानी कि निस्वन हवा अंदर लेना और उच्छ्वसन हवा बाहर छोड़ना, तो इसमें O2 जो है 16% और CO2 4% होती है। गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से गैसों का परिवहन, तो 97%। CO2 मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70%। आंतरिक श्वसन, तीसरा है आंतरिक श्वसन, तो यह कोशिकाओं और रक्त के बीच गैसों का विनिमय है। आंतरिक श्वसन जो है कोशिकाओं और रक्त के बीच गैसों का विनिमय है। कोशिकीय श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन, यह कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती और अंत में जो है पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। इसके पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं ग्लाइकोसिस कोशिकीय श्वसन में। क्रेब्स चक्र, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसकी जो खोज है वो हंस क्रेब्स ने की थी और इसी के नाम पर इनका जो नाम है इसका वो क्रेब्स चक्र पड़ा है। हंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो एटीपी बनती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है एटीपी में, एटीपी ऊर्जा। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के मेडुला ओब्लगेटा में होता है। श्वसन तंत्र
को कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग। और श्वसन क्षमता घटती है, इससे श्वसन क्षमता भी घट जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। गैसों का विनिमय फेफड़ों की किस उसमें होता है? तो एल्वियोलाई, क्या एल्वियोलाई में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा आकर्षित होती है। द मोटू गैस इसे कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा आकर्षित होती है। अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बनिक यौगिक है। इनमें CH और O का अनुपात होता है तो 1:2:1 होता है। वर्गीकरण तो मोनोसेक्राइड। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है और इसका और अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता। मोनोसेक्राइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है और इसका अधिक जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। ग्लूकोज, इसे सेलुलर फ्यूल कहते हैं। अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है। यह ग्लूकोज अंगूर में प्रचुर मात्रा में होता है। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। फ्रुक्टोज यह मुख्य रूप से किसमें? शहद और मीठे फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? शहद और मीठे फलों में पाई जाती है। ग्लैक्टोज यह स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता, अक्सर दूध की शर्करा के साथ जुड़ा होता है। डाइसेक्राइड यह समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के क्या है? 2 अणु मिलते हैं इसमें। सुक्रोज, तो इसे केन शुगर यानी कि गन्ने की चीनी या टेबल शुगर कहते हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिक्स होते हैं। लैक्टोज, तो इसे मिल्क शुगर कहते हैं और यह दूध में मिठास पैदा करता है। लैक्टोज क्या? दूध में। इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों मिक्स होते हैं, ये अकेला नहीं मिलता है। और माल्टोज, तो इसे माल्ट शुगर कहते हैं और यह अंकुरित अनाजों में मिलता है। माल्टोज अंकुरित अनाजों में मिलता है। इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं। पॉलीसेक्राइड अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं के मिलने से बनने वाली लंबी चैन, ये जल में अघुलनशील होती है। पॉलीसेक्राइड जो है जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। स्टार्च यानी कि मंड, यह पौधों में संचित भोजन है। पौधों में संचित भोजन आलू और अनाज में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। ग्लाइकोगन जंतुओं के यकृत और मांसपेशियों में संचित, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है, यानी कि पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। कपास और कागज शुद्ध सेल्यूलोज है। कपास और कागज क्या है? शुद्ध सेल्यूलोज है। और किटिन कीटों का बाहरी आवरण और कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य त्वरित ऊर्जा, यानी कि शरीर की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50 से 75% हिस्सा इसी से पूरा होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट। और विटामिन सी का निर्माण, तो शरीर में कुछ विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, तो डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट। डीएनए और आरएनए का महत्वपूर्ण घटक है कार्बोहाइड्रेट। फैट में परिवर्तन, आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक फैट से अधिक जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाता है। अगला है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। कैसे? प्रोटीन जो है वो अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और इसकी जो खोज है तो वो जे बर्जीलियस ने की थी और ये शरीर का लगभग कितना? तो 15% भाग बनाते हैं प्रोटीन। शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। संरचना और निर्माण क्या होता है प्रोटीन का? सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनते हैं। सभी जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बनते हैं? तो प्रोटीन सभी अमीनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल अनिवार्य हैं। मानव शरीर के लिए कितने? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं वो अनिवार्य हैं। 10 शरीर स्वयं संश्लेषित करता है और 10 भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं।
10 स्वयं शरीर संश्लेषित कर लेता है और 10 जो है वो भोजन के माध्यम से लेने पड़ते हैं। प्रोटीन के प्रकार, तो प्रोटीन के प्रकार सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं जैसे एल्बुमिन और हिस्टोन। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल प्लस अन्य समूह जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। और व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बने होते हैं ये, जैसे पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, तो क्या कार्य होते हैं? फिजिकल ग्रोथ, यह कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण का मुख्य आधार है। क्या है? तो ये कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण का मुख्य आधार है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमारे शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। रिपेयर यानी कि शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत और चोट भरने में सहायक होता है प्रोटीन। एंजाइम्स और हार्मोन्स, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इंसुलिन जैसा हार्मोन भी प्रोटीन है। इंसुलिन जैसा हार्मोन भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का क्या करता है? संवहन करता है। एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करना। रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण करना। मस्कुलर मूवमेंट्स, मांसपेशियों के संकोचन के लिए एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जिम्मेदार है। कौन सा? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जिम्मेदार है मांसपेशियों के संकोचन के लिए। प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ रोग, क्वाशियोरकोर, तो क्वाशियोरकोर बच्चों में हाथ पांव दुबले, पेट बाहर निकल आना, ये क्वाशियोरकोर। और मरासमस, तो मरासमस में बच्चे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और शरीर पिचक जाता है मरासमस में। अगला टॉपिक है विटामिन और रासायनिक, विटामिन और उनके कुछ रासायनिक नाम, रोग एवं स्रोत। तो विटामिनों के नाम, विटामिन ए, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाला रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो गाजर, दूध, अंडा, पनीर, यकृत, तेल। विटामिन ए थायमीन, बेरी, मूंगफली, सूखी मिर्च और बिना धुली दाल। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और त्वचा फटना, आंखों का लाल हो जाना, इसकी कमी से विटामिन बी2 की त्वचा का फटना, जैसे हमारे पैरों का फटना, ये जो है त्वचा फटना, तो विटामिन बी टू की कमी से होता है। आंखों का लाल होना, तो इसके जो स्रोत हैं वो हैं खमीर, कलौंजी, मांस, हरी सब्जियां। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाला रोग, तो स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। और स्रोत, तो नींबू, संतरा, नारंगी और आमलाएं। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन डी कैल्सीफेरोल। रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे और धूप। विटामिन ई टोकोफेरोल, जनन शक्ति का कम होना। पत्ती वाली सब्जियां, अंकुरित गेहूं, इसके स्रोत हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और ये रक्त का धक्का न बनना, इसकी कमी से रक्त का धक्का नहीं बनता है। और इसके स्रोत हैं टमाटर, हरी सब्जियां और आतों में निर्मित। यानी कि विटामिन का आविष्कार तो फंक ने किया था 1911 में। विटामिन का जो आविष्कार है वो फंक ने किया था 1911 में। विटामिन बी वैसे जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील को याद करने के लिए ट्रिक है KEDA, यानी कि कीड़ा वसा में घुलनशील होते हैं। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में जो है उपस्थित होते हैं। वसा के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? तो वसा के कार्य, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की बाहरी चोटों से रक्षा करना। खाद्य पदार्थ में स्वाद उत्पन्न करना। ये सब वसा के प्रमुख कार्य हैं। वसा के प्रकार, तो वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा।
संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, उदाहरण नारियल तेल, घी, ताड़ का तेल। असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर द्रव होते हैं, उदाहरण मछली का तेल, वनस्पति, सरसों, सूरजमुखी। वसा से होने वाले रोग। अधिकता। तो वसा की अधिकता से होने वाला रोग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे धमनी रोग और हृदय घात का खतरा बढ़ता है। शरीर मोटा हो जाता है। और इसकी कमी से, वसा की कमी से होने वाले रोग। त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है और शरीर का विकास रुक जाता है वसा की कमी से। वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त करनी चाहिए। खनिज लवण। खनिज लवण क्या है? तो खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर में कम से कम 24 प्रकार के जो है खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और ये शरीर के कुल वजन का कितना? तो 4 से 5% जो है वो खनिज लवण होते हैं, जबकि प्रोटीन 14% होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। यानी कि खनिजों का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। प्रमुख खनिज लवण क्या है? सोडियम। प्रमुख खनिज लवण सोडियम। तो दैनिक मात्रा जो है वो 2 से 5 ग्राम। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है? रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ये पेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेग के संचरण में मदद करता है। स्रोत क्या है? तो सोडियम के साधारण नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध। पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम को कैसे व्यक्त किया जाता है? ये कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पे? तो कोशिका के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। यह हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को सुचारू रखता है। क्या करता है? तो नाड़ी संस्थान के कार्यों को सुचारू रखता है। इसके जो स्रोत हैं वो सभी खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां हैं। कैल्शियम। तो कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। रक्त के थक्के जमने में भी सहायता करता है कैल्शियम। पेशीय संकुचन में भी भूमिका निभाता है कैल्शियम। और इसकी कमी से होने वाले रोग। ओस्टियोपेरोसिस। ओस्टियोपेरोसिस हड्डियों का कमजोर होना। इसका स्रोत है दूध, पनीर, हरी सब्जियां और अंडा। फास्फोरस। तो फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है फास्फोरस। ये शरीर के तरल पदार्थों में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। और इसका स्रोत क्या है? तो दूध, अनाज, मांस और पनीर। लोह। लोह का कार्य होता है रक्त लाल कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है, जो ऑक्सीजन का संवहन करता है। और इसकी कमी से क्या? एनीमिया रोग हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिससे श्वसन भी धीमा हो जाता है। स्रोत है पालक। सर्वोत्तम स्रोत इसका पालक है। फिर मेथी, यकृत, अंडा, गुड़। आयोडीन। तो आयोडीन से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। और इसकी कमी से क्या? घेंघा रोग हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, यानी कि गला फूल जाता है। आयोडीन युक्त नमक, समुद्री मछली, हरी पत्तेदार सब्जी। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या? तंत्रिका तंत्र और पेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र और पेशियों की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। यह एंजाइम की सक्रियता बढ़ाता है। स्रोत क्या है? सब्जियां, अनाज और नट्स। तांबा। तांबे का कार्य होता है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में लोहे की सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में लोहे की सहायता करता है। संयोजी ऊतकों के विकास में सहायक है। स्रोत मांस, यकृत, अनाज। कुछ अन्य महत्वपूर्ण खनिज भी दिए हुए हैं, जैसे कि कोबाल्ट। तो कोबाल्ट विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। किसका? कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो सकती है। फ्लोरीन दांतों के इनेमल की सुरक्षा करता है। इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जस्ता। इंसुलिन हार्मोन के कार्य के लिए आवश्यक है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन के कार्य के लिए आवश्यक है और घाव भरने में क्या करता है? सहायक होता है, जस्ता। मैग्नीज हड्डियों के विकास और प्रजनन क्रिया में सहायक है। मैग्नीज जो है वो हड्डियों के विकास और प्रजनन के लिए सहायक है। क्लोरीन। तो क्लोरीन जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। क्लोरीन किसमें? तो जठर रस के निर्माण में सहायक होता है। गर्भवती महिलाओं में अक्सर कैल्शियम और लोहे की कमी हो जाती है।
सल्फरस प्रोटीन के निर्माण में, सल्फर तो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। जल की एक महत्वपूर्ण अवयव है, जल भी एक महत्वपूर्ण अवयव है और शरीर के ताप को वाष्पीकरण द्वारा नियंत्रित। और अब देख लेते हैं हम कुछ जीवाणुजनित रोग, जीवाणुजनित यानी कि विषाणुजनित, और कुछ ये रोग, और ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है जीवाणुजनित रोग। हैजा, विब्रियो कोलेरी, टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। क्षय रोग, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, जिनके बैक्टीरिया के नाम है। टिटेनस, तो टिटेनस कोलेस्टेरियम टिटेनी, प्लेग, पास्चरेला पेस्टिस, डिफ्थीरिया, क्लोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया, क्लोरिनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया। विषाणुजनित रोग, तो विषाणुजनित रोग एड्स, HIV वायरस, चेचक, वेरियोला वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज, रैबिडो वायरस, रेबीज, रैबिडो वायरस, डेंगू, अरबो वायरस, खसरा, मोरबीली वायरस, क्या है मोरबीली वायरस। और परजीवी जनित रोग, मलेरिया, तो मलेरिया एक परजीवी रोग है, परजीवी जनित रोग है। और ये किससे, तो इसके परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर, प्लाज्मोडियम। पायरिया, एंटी अमीबा जिंजीवेलिस, कालाजार, लीसमैनिया डोनोवानी। पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निंद्रा रोग, ट्रिपेसोनोमा, ट्रिपेसोनोमा। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक जगह पे मैंने इसलिए कराया क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से बनते हैं। विडल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की जांच हेतु किया जाता है। एलिसा टेस्ट, एड्स की जांच हेतु, एलिसा टेस्ट एड्स की जांच हेतु। मानटॉक्स, तो मानटॉक्स टेस्ट टीबी की जांच हेतु, मानटॉक्स परीक्षण टीबी की जांच हेतु। बायोप्सी, तो बायोप्सी कैंसर की जांच के लिए किया जाता है, बायोप्सी। BMD परीक्षण, ऑस्टियोपेरोसिस, हड्डियों हेतु, ऑस्टियोपेरोसिस, BMD परीक्षण यानी कि हड्डियों के लिए, हड्डियों के जोड़ के लिए परीक्षण किया था। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, और आज बायोलॉजी कंप्लीट हो गई है। अब नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कल से मिलते हैं, कल अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।